बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम शाह फैसल। आज एक बार फिर वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th बायो चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज में लेक्चर नंबर 2, ठीक है, जो है differences between respiration breathing and gaseous एक्सचेंज। ठीक है, ये आज हमारा टॉपिक है। ठीक है, कि मीन ये रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज में क्या रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एक बात जहन में याद रखें कि ये जो तीनों प्रोसेस है, ठीक है, ये जो ब्रीथिंग है, रिस्पायरेशन है और गैसियस एक्सचेंज है, ये इंटरकनेक्टेड है। क्या है? ये तीनों प्रोसेस जो है ये इंटरकनेक्टेड है। अगर हम देखें तो ब्रीथिंग अगर नहीं होगी तो रिस्पायरेशन भी नहीं होगी। ठीक है, अगर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगी तो ना रिस्पायरेशन हो सकती है और ना ब्रीथिंग हो सकती है। ठीक है, ये तीनों जो है ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अगर एक नहीं होगा तो दूसरा भी मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। और फिर ये जो ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज है, इन दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और गैसियस एक्सचेंज को तो हमने डिटेल में लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है। ठीक है, आज का हमारा जो टारगेट होगा वो रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ रिस्पायरेशन की तरफ। ठीक है, रिस्पायरेशन की तरफ आता हूँ। रिस्पायरेशन, अगर हम रिस्पायरेशन की डिफिनीशन करना चाहें तो रिस्पायरेशन की डिफिनीशन ये बनता है कि ये रिस्पायरेशन जो है ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है एट सेलुलर लेवल। ये जो रिस्पायरेशन है, डिफिनीशन लिख लूँ तो इट इज़ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस at cellular level. ठीक है, whereby food broken down, ठीक है, for the release of energy। ठीक है, ये इस रिस्पायरेशन की एक डिफिनीशन है। ठीक है, कि ये जो रिस्पायरेशन है ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है सेलुलर लेवल पे। ठीक है, बाद में जब हम इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो जब करेंगे तो उसी में मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे सेलुलर लेवल पे। ठीक है, क्योंकि सिंपली बताने लगा हूं कि ये जो रिस्पायरेशन है, ठीक है, ये जो रिस्पायरेशन है, ठीक है, ये सेल्स में होते हैं। किस चीज़ में होते हैं? सेल्स में होते हैं। और सेल में मेजॉरिटी ये जो होती है ये रिस्पायरेशन जो यूकैरियोटिक अगर ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, अगर वो यूकैरियोटिक है तो फिर ये रिस्पायरेशन कहाँ पे होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है तो फिर ये जो रिस्पायरेशन है ये सेल मेम्ब्रेन में होगी। ठीक है, या जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं उसी में होगी। ठीक है, तो ये दोनों बात जहन में रखने। ठीक है,
रिस्पिरेशन, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिस्पिरेशन होती है। क्यों? अगर मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि ये जो एनर्जी है, एनर्जी के अलावा लाइफ मुमकिन नहीं है, ठीक है। हम जो भी काम करते हैं उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसके लिए एनर्जी लाजमी है, ठीक है। तो चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, लेकिन जो प्रोसेस है रिस्पिरेशन का, ये अगर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स है, ठीक है, मतलब उसका जो सेल्स है वो क्या है, वो ट्रू सेल्स नहीं है, ठीक है। तो अगर ट्रू सेल नहीं है तो उसी में, अगर ट्रू सेल नहीं है तो ट्रू सेल हम किसको कहते हैं? जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होते हैं उसे हम यूकैरियोटिक कहलाते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक, ठीक है, इधर लिखने लगा हूं। एक होता है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये दो तरह के सेल्स होते हैं, एक यूकैरियोटिक होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है। यू को हम कहते हैं ट्रू, ठीक है। किरियान इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, ये जो किरियाटिक लफ्ज है ये किरियान से निकला है, और किरियान जो है ये एक साइंटिफिक नेम है न्यूक्लियस की। किस चीज की? न्यूक्लियस की साइंटिफिक नेम है। तो यूकैरियोटिक का मीनिंग ये हो गया कि यूकैरियोटिक वो सेल्स होंगे जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो। ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब है? ट्रू न्यूक्लियस का ये मतलब है कि उस सेल में जो न्यूक्लियस होगा वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड होगा। लेकिन सिर्फ न्यूक्लियस नहीं, सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज होते हैं उसमें जो है डबल बॉन्डेड मेम्ब्रेन भी होते हैं, सिंगल बॉन्डेड मेम्ब्रेन भी होते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनेलीज उसमें मौजूद होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में जितने भी, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज या डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज है, वो दोनों यूकैरियोटिक में मौजूद होंगे, ठीक है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक है, प्रो का जो मीनिंग है वो है पाल्स, और किरियान मैंने आप लोगों को बताया, किरियाटिक जो लफ्ज है ये किरियान से निकले, और किरियान की मीनिंग है न्यूक्लियस, ठीक है। तो पाल्स न्यूक्लियस मीन प्रोकैरियोटिक वो सेल होंगे जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है। न्यूक्लियर मटेरियल उसमें होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के जो बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होगा उसमें, और साथ में डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज भी नहीं होंगे, जिसमें एक डबल बॉन्डेड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो रिस्पिरेशन है ये सेलुलर लेवल पे होता है, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है, इसका जो जहाँ पे ये प्रोसेस परफॉर्म होता है वो यूकैरियोटिक में अलग है और प्रोकैरियोटिक में अलग है। यूकैरियोटिक में ये जो सेलुलर लेवल पे जो रिस्पिरेशन हो रही है वो कहाँ पे होगी? वो एक स्पेशलाइज्ड जो इस रिस्पिरेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहलाते हैं, उस माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। अगर वो यूकैरियोटिक सेल्स है तो ये जो रिस्पिरेशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। अगर सेल प्रोकैरियोटिक है तो फिर ये जो रिस्पिरेशन है ये मेम्ब्रेन में होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगी, ठीक है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मिलीमा, ये चीज़ें हम कहलाते हैं, ठीक है, उसी में होगी। ये एक डिटेल प्रोसेस है। अगर हम हाई लेवल पे अगर मैंने कोई लेक्चर दिया तो फिर उधर मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। BS की लेक्चर जब मैं स्टार्ट करूंगा तो उधर मैं इस रिस्पिरेशन की डिटेल ज़रूर बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये एक बात है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम ब्रीथिंग की तरफ आए तो ब्रीथिंग की अगर हम डिफिनीशन करना चाहे तो ब्रीथिंग की सिंपल डिफिनीशन ये है कि द इनहेलेशन and
exhalation and exhalation of air, ठीक है। inhalation and exhalation of air for the intake of oxygen and giving out of कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है। क्या होती है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। ये दोनों जो टर्म है, इनहेलेशन हम कहते हैं जब एयर को हम अंदर लेके जाते हैं, इनहेल करते हैं, मतलब लंग्स के अंदर लेके जाते हैं, और एक्सहेलेशन वो प्रोसेस होता है इन जो निकला है ये इंटरनल से निकला है, और एक्स जो निकला है ये एक्सटर्नल से निकला है। तो इनहेलेशन मतलब एयर को हम अंदर लेके जाएंगे, जब एयर को हम अंदर लेके जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम इनहेलेशन कहते हैं, और जब एयर को हम बाहर लेके आते हैं तो उसे हम एक्सहेलेशन कहलाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ब्रीथिंग की जो मीनिंग है, ब्रीथिंग की जो डिफिनीशन है वो ये है कि ब्रीथिंग जो है ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, जो एयर की इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है उसे हम ब्रीथिंग कहलाते हैं। किस मकसद के लिए हम एयर को इनहेल करते हैं और किस मकसद के लिए हम एयर को इनहेलेशन करते हैं, किस मकसद के लिए हम इनहेलेशन करते हैं और किस मकसद के लिए हम जो है एक्सहेलेशन करते हैं। तो ये जो इनहेलेशन है ये हम किस लिए करते हैं? ताकि हम ऑक्सीजन को लें। किस चीज़ को लें? ऑक्सीजन को लें। और ये जो एक्सहेलेशन है, एयर को हम बाहर निकालना चाहते हैं, वो क्यों निकालना चाहते हैं? उसे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें। इसलिए तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये जो ऑक्सीजन है इसको लेने के लिए हम ब्रीथिंग करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको निकालने के लिए हम एक्सहेलेशन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले इधर कहा था कि ये जो तीनों प्रोसेस है, चाहे रिस्पिरेशन, ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज, ये तीनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। क्या है? इंटरकनेक्टेड है। समझ आ गई ना? यहाँ पे अब देखो, ये जो ऑक्सीजन हम लेते हैं ये किस लिए लेते हैं? ताकि हम रिस्पिरेशन को परफॉर्म करें। किस चीज़ को परफॉर्म करें? रिस्पिरेशन को। रिस्पिरेशन की तरफ दोबारा आता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। ये जो एक प्रोसेस है जिसे इस रिस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, इस रिस्पिरेशन में हम एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। किस लिए? ताकि उससे एनर्जी निकल आए। किस लिए? किस मकसद के लिए हम करते हैं? उस कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम क्यों ब्रेक डाउन करना चाहते हैं? क्योंकि उस ऑर्गेनिक, ये जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उससे हम डायरेक्ट एनर्जी नहीं ले सकते, उसको हम ब्रोकन डाउन करेंगे तो तब उससे एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। इसलिए हम ये रिस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। तो इस रिस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है? इस रिस्पिरेशन प्रोसेस में ये होता है कि एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है, फॉर एग्जांपल हो गया हमारे पास ग्लूकोज C6H12O6, ये कब टूटेगा? ये एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या है? एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है। ठीक हो गया। इस प्रोसेस में एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो टूटेगा सिंपलर कंपाउंड्स में, ठीक है। सिंपलर कंपाउंड्स में हम किस मकसद के लिए इसको ब्रेक डाउन करना चाहते हैं? ताकि एनर्जी रिलीज हो जाए। इस ग्लूकोज में जो एनर्जी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो रिलीज हो जाए, ठीक है। तो ये कैसे टूटेगा? इसके लिए एंजाइम्स की भी ज़रूरत होती है और इसके लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। विदाउट ऑक्सीजन रिस्पिरेशन कैन नॉट टेक प्लेस, ठीक है। रिस्पिरेशन नहीं होगी, जिसे हम एरोबिक रिस्पिरेशन कहलाते हैं, वो नहीं होगी। लेकिन इन एरोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन की बगैर भी हो सकती है, लेकिन मैं इधर बात कर रहा हूँ एरोबिक रिस्पिरेशन की। अगर एरोबिक रिस्पिरेशन है तो वो ऑक्सीजन के बगैर नहीं हो सकती, ऑक्सीजन के बगैर वो मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इधर ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, 6 ऑक्सीजन होगी। साथ में डिफरेंट एंजाइम्स जो है वो आके
इस इस ग्लूकोज इस जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसको क्या इसकी क्या होगी, ये टूट जाएगा, इसकी ब्रेक डाउन होगी, तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट होगी, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O एंड प्लस ATP। ये ATP जो है ये एनर्जी करेंसी है, जो जिस मकसद के लिए हम ये प्रोसेस परफॉर्म कर रहे थे वो मकसद ये है हमारा, क्या है, ATP, ताकि एनर्जी रिलीज हो जाए। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी, ATP फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम इसलिए कहते हैं कि इस प्रोसेस में, इस रिस्पिरेशन में एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो टूटेगा किस चीज़ में, सिंपलर वन में, तो उसमें ये एक कंपाउंड ये बन गया, एक कंपाउंड ये बन गया, ठीक है, और एनर्जी भी साथ में रिलीज हो गई। ये दोनों क्या है, सिंपलर सब्सटेंसेस है, ये क्या है, सिंपलर कंपाउंड्स है, समझ आ गई ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये तीनों प्रोसेस जो है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे आप देखो, समझ आ गई। हम ब्रीथिंग क्यों करते हैं, ताकि हम ऑक्सीजन को ले, ऑक्सीजन को हम लेना क्यों चाहते हैं, ताकि हम रिस्पिरेशन करें, ताकि हम क्या करें, रिस्पिरेशन करें, समझ आ गई। रिस्पिरेशन किस मकसद के लिए हम करते हैं, ताकि हमें एनर्जी मिल जाए। और एनर्जी क्यों मिलना चाहिए, मैंने पहले कहा था, लेक्चर नंबर 1 में कहा था कि विदाउट एनर्जी देयर इज नो लाइफ, एनर्जी के अलावा कोई लाइफ नहीं है, ठीक है। विदाउट एनर्जी नो लाइफ, एनर्जी के अलावा हम जिंदा रह नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए हम जो है ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर भेजना चाहते हैं। क्यों, इसलिए क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एसिडिक है, ये क्या है, एसिडिक है, हाईली एसिडिक है ये। और हमारा जो ब्लड है उसकी जो pH है वो क्या है, वो 7.35 to 7.45। तो 7 जो है, अगर आप pH स्केल को देखना चाहे तो pH स्केल जो है उसी में अगर 1 से लेकर 6 तक जो है वो हमारे पास एसिडिक है, वो क्या है, एसिडिक है। 7 न्यूट्रल है और 7 और फिर 8 से लेकर 14 तक जो है वो बेसिक है, ठीक है, अल्कलाइन है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हाईली एसिडिक है, और हमारे ब्लड की जो pH है वो न्यूट्रल है, मतलब वो 7 पे है। अगर 7 पे तो वो न्यूट्रल है, अगर 7 से ऊपर है मीन 6, 5, 4, 2, 3, 2, 1, अगर यहाँ तक है तो ये हमारे पास एसिडिक है। 6 जो है वो इतना एसिडिक नहीं है क्योंकि वो न्यूट्रल के नज़दीक है। फिर सबसे जो एसिडिटी है, सबसे जो हाई एसिडिटी है वो 1 की है, ठीक है। और फिर उसके बाद 7 के बाद जो 8, इसके अलावा 9, 10, 11, 12, 13 अप टू 14 वो जो है वो बेसिक है। और ठीक है, समझ आ गई ना। तो इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना चाहते हैं ताकि हमारे ब्लड की एसिडिटी इंक्रीज ना हो। अगर एसिडिटी इंक्रीज होगी तो इंसान मर भी सकता है, इंसान मर भी सकता है, ठीक है। इसलिए, और ये इतना ख़तरनाक है ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी अल्लाह की निज़ाम है। अल्लाह के निज़ाम को देखो कि अल्लाह पाक ने इस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में बहुत कम बनाए। और प्लांट्स, इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स को ज़्यादा करे, प्लांट्स को इंक्रीज़ करे ताकि वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं वो, इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स को इंक्रीज़ करो और ऑक्सीजन हमें देते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इसलिए इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में कम है। अगर ये ज़्यादा होता, अगर ये जो है, अगर ये इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 0.04%, अगर इससे ये ज़्यादा हो गई, ये 1% भी हो गई तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, ठीक है। ये काफ़ी ख़तरनाक है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि ये एसिडिक है, तो इसलिए हम इसको निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ पे बनता है, तो ये इस रिस्पिरेशन प्रोसेस में बनता है, इसे फिर हम निकालते हैं, ठीक है। तो इन दो मकसद के लिए, ये जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इन दोनों मकसद के लिए, इन दोनों की वजह से हम ब्रीथिंग करते हैं। अगर ये दोनों ना होते तो ब्रीथिंग की ज़रूरत ही नहीं थी। ऑक्सीजन को हम किस लिए लेते हैं, ताकि हम रिस्पिरेशन को परफॉर्म करें। रिस्पिरेशन को क्यों परफॉर्म करें, ताकि हमें एनर्जी मिल जाए। एनर्जी की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि एनर्जी के अलावा तो कोई काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों प्रोसेस जो है, ये तीनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अगर ब्रीथिंग नहीं होगी तो ऑक्सीजन हम कहाँ से लेंगे, रिस्पिरेशन हम कैसे परफॉर्म करेंगे, समझ आ गई ना।
तो ये थी हमारे पास ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या होता है? ब्रीथिंग में ये होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, इस ब्रीथिंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन होती है ब्लड में, वो जब हाई होती है और ठीक है, और लंग्स में इस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है। लंग्स में कहाँ पे होते हैं, इसको मैंने डिटेल में पढ़ा है गैसियस एक्सचेंज में, लेक्चर नंबर 1 में। लंग्स में अल्वियोलाई जो है उधर इस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है और ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। जब हम क्या करें, इन्हेलेशन करें, जब हम इन्हेलेशन करें, एयर को ले लें, तो वो एयर कहाँ पे पहुँच जाता है, लंग्स। लंग्स में कहाँ पे, अल्वियोलाई में। तो इस अल्वियोलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, हाई हो गई। और जो ब्लड है, फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में रिस्पिरेशन हो गया है और उसी की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड को, वो कार्बन डाइऑक्साइड किधर चला गया है, ब्लड में आ गया है। तो ब्लड की जो ब्लड में जो कंसंट्रेशन होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो फिर क्या होगी, फिर ये होगा कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आएगा, अल्वियोलाई में, और अल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा और इसी तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लंग से बाहर भेजेंगे, लंग से बाहर भेजेंगे, तो उसे हम एक्सहेलेशन फिर कहलाते हैं। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, और ये जो गैसियस एक्सचेंज है इसको हमने पढ़ा है लेक्चर नंबर 1 में, हमने डिटेल में पढ़ा है इसको। ठीक है, कि गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द अल्वियोलाई of the lungs to the blood, and that of carbon dioxide from the blood to the alveoli is known as gaseous exchange। और मैंने ये भी कहा था कि ये जो gaseous exchange है ये एनिमल के लिए क्या है, स्पेशलाइज्ड है। जो जर्नल इसकी जो डिफिनीशन है gaseous exchange की वो ये है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम इन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू इन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। समझ आ गई? ठीक है, जिसे हम gaseous exchange कहलाते हैं। फिर आ जाते हैं हम इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है इसकी तरफ आते हैं। ठीक है, तो इसकी तरफ मैं आता हूँ। जो डिफरेंसेस है रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग के दरमियान वो ये है, रिस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। तो इसमें इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, ये जो रिस्पिरेशन है ये एक केमिकल प्रोसेस है। क्या है? केमिकल प्रोसेस। और ये ब्रीथिंग जो है ये फिजिकल प्रोसेस है। क्या है? फिजिकल प्रोसेस है। ये क्यों केमिकल प्रोसेस है और ये क्यों किस तरह ये फिजिकल प्रोसेस है और वो केमिकल प्रोसेस है? क्योंकि इसमें जो है वो डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। इसमें केमिकल्स, एक केमिकल कंपाउंड्स की क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, इसलिए हम इसे केमिकल प्रोसेस कहलाते हैं। और इसे हम फिजिकल प्रोसेस इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसमें जो ऑर्गन्स या जो ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व है वो क्या है, वो हमारे बॉडी का है। इसमें सिर्फ बॉडी इन्वॉल्व है, इसमें कोई एंजाइम्स, किसी एंजाइम्स वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसे कहलाते हैं कि ये फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, दूसरा जो है इसमें वो ये है कि एक जो है ये रिस्पिरेशन ये इंट्रासेलुलर है। ये क्या है? ये इंट्रासेलुलर प्रोसेस है, जबकि ये एक्स्ट्रासेलुलर प्रोसेस है। क्या है? इंट्रासेलुलर हम किसे कहलाते हैं? जो सेल्स के अंदर हो, वो प्रोसेस जो सेल के अंदर हो रहा हो उसे हम इंट्रासेलुलर कहलाते हैं, और जो सेल से बाहर हो रहा हो उसे हम क्या कहलाते हैं? एक्स्ट्रासेलुलर। तो ये सेल के अंदर ही होता है ना, मिटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो इसलिए हम इसे इंट्रासेलुलर कहलाते हैं। और ये तो सेल्स की बाहर हो रहा है, तो इसलिए हम इसे एक्स्ट्रासेलुलर कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया। तीसरी बात ये है कि ये जो है ये रिस्पिरेशन ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, तो इसलिए हम इसे कहलाते हैं इनवॉलंटरी। ये इनवॉलंटरी प्रोसेस है, जबकि ये जो है ये वॉलंटरी है। ये इनवॉलंटरी और वॉलंटरी किसे कहलाते हैं? तो इनवॉलंटरी वो प्रोसेस होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता जैसे कि हार्ट बीटिंग।
हम अपने हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम कहें बस आप जो है ना वो पंपिंग ना करें, मानता ही नहीं है क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं उसे हम इनवॉलंटरी कहलाते हैं। तो ये रिस्पिरेशन भी इनवॉलंटरी है। अगर आप कहें ताकि आप कहें अपने सेल्स के जो अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे कहो कि आप रिस्पिरेशन ना करें, करेगा, फिर भी करेगा, आपका नहीं मानेगा क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम इनवॉलंटरी कहलाते हैं, जबकि ब्रीथिंग वॉलंटरी है। वॉलंटरी प्रोसेस वो होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है, जो हम करना चाहे तो होता है, हो जाता है। अगर हम उसे रोकना चाहे तो हम उसे रोक सकते हैं। जिस तरह ये ब्रीथिंग जो है वो एक वॉलंटरी प्रोसेस है। ठीक है, किस तरह ये वॉलंटरी प्रोसेस है? देखो, आप इसे कहो कि आप जो है ना ये आप अगर अपने नाक और मुंह को बंद करते हो तो फिर आप ब्रीथिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वॉलंटरी प्रोसेस है। इसके अलावा जो और डिफरेंसेस इसमें है, इसमें रिस्पिरेशन में एंजाइम इन्वॉल्व जो होते हैं, एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और इसमें एंजाइम की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आप ग्लाइकोलाइसिस को उठाए, ग्लाइकोलाइसिस में बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे हैं, अब मैं किसका नाम बताऊँ, बहुत सारे एंजाइम इसमें इन्वॉल्व है। एक एक प्रोसेस में एंजाइम इन्वॉल्व है इसके। ठीक है, और इसमें किसी एंजाइम की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ आ गई ना? तो अच्छा, इसके अलावा ये जो है रिस्पिरेशन जो हमने डिफिनीशन में बताया कि ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। क्या है? एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, जबकि इसमें एनर्जी क्या हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, एनर्जी इसमें इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो ये एक और भी डिफरेंस है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, आप खुद सोचे, बहुत सारे और भी है। अगर टॉपिक की समझ आ गई तो डिफरेंसेस आप लिख सकते हो, कॉमन सेंस की बातें हैं ये। तो मेन जो बातें मैंने बता दी है, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और बात, प्लीज़ आप लोग जो है वो मेरा ये जो बायोलॉजिकल नॉलेज चैनल है ना यूट्यूब की, इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की अच्छी वीडियोस मिल जाए। अपने दोस्तों से भी इसे सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, थैंक यू।